दोस्तों आज हम लोग जीके के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्न जो है आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाला कौन था? तो वो था शुद्रक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इसके कुछ पॉइंट्स को देखते हैं कि सुश्रुत जो है एक प्रख्यात चिकित्सा शास्त्री थे। अगर बात की जाए कि एक प्रख्यात चिकित्सा शास्त्री के बारे में, तो वो है जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की खोज की थी। तो प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुश्रुत को ही जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रध्वज को किस स्थान पर फहराया गया था। तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रध्वज को जो है कलकत्ता में फहराया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, कोलकाता। देखिए 1906 में जो है पहली बार राष्ट्रध्वज को कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा फहराया गया था। अगर बात की जाए कि राष्ट्रध्वज को कलकत्ता में कब और किसके द्वारा फहराया गया था, तो ये 1906 में पहली बार किसके द्वारा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा फहराया गया था। अगला प्रश्न को देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमींदारों द्वारा भूमि से प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमींदारों द्वारा भूमि से प्राप्त राजस्व को जो है अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, अस्थायी बंदोबस्त। देखिए अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले बंगाल में शुरू की थी। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी, ये बंगाल में शुरू की थी। ठीक है, और ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में शुरू हुई थी। बाद में कॉर्नवालिस कोड का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। अगला प्रश्न को देखेंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले जो है वो रॉलेट एक्ट का पारित होना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले रॉलेट एक्ट की घटना घटी थी। देखिए रॉलेट एक्ट को जो है 18 मार्च 1919 को इंपीरियल विधान परिषद द्वारा पारित किया गया था। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो हुआ था 18 मार्च 1919 को। ठीक है, और कहाँ पर? तो इंपीरियल विधान परिषद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम में क्रांतिकारी को बिना ट्रायल सजा देने का प्रावधान था। देखिए रॉलेट एक्ट को जो है वो काला कानून भी कहा जाता था। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था। अगला प्रश्न को देखेंगे कि बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी। तो बक्सर की लड़ाई जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मीर कासिम के साथ लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मीर कासिम, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा है कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी। तो बक्सर की लड़ाई पूछा जाए तो 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी। तो किसके किसके बीच? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम हो गया, बंगाल के नवाब हो गया, अवध के नवाब हो गया और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की एक संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, तो ये हेक्टर मुनरो ने किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रद्योत के यहाँ कौन सा वैद्य को भेजा था। तो बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रद्योत के यहाँ जीवक को भेजा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए जीवक जो है बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रद्योत के यहाँ अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था और संस्थापक भी था। अगर पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार था। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि कुओमिंतान चीन में सत्ता क्यों गवा बैठी। तो कुओमिंतान जो है चीन में सत्ता इसलिए गवा बैठी कि सरकार के भ्रष्टाचार की अलोकप्रियता के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कुओमिंतान सरकार भ्रष्टाचार और अक्षमता के कारण चीनी जनता में अलोकप्रिय हो गई, जिसे मोसो तंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट ने 1949 में सत्ता छीन ली। चियांग काई शोक ताइवान भाग गए। अगला प्रश्न देखेंगे कि राष्ट्रों का युद्ध कहाँ लड़ा गया था। तो राष्ट्रों का युद्ध जो है वह लिपजिंग में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। राष्ट्रों का युद्ध लिपजिंग में लड़ा गया था। देखिए राष्ट्रों का युद्ध 1813 में लिपजिंग, जहाँ जर्मनी पड़ता है, ठीक है, लिपजिंग में लड़ा गया था। राष्ट्रों का युद्ध जो 1813 में लिपजिंग जर्मनी में लड़ा गया था। इसे लिपजिंग की लड़ाई या नेशंस का युद्ध भी कहा जाता है। इसे लिपजिंग की लड़ाई या राष्ट्रों का युद्ध भी कहा जाता है। यह इतिहास की सबसे बड़ी युद्धों में से एक थी जिसमें नेपोलियन की हार हो गई थी। अगर प्रश्न पूछा जाए कि नेपोलियन की हार किस युद्ध में हुई थी, तो राष्ट्रों के युद्ध में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे कि सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान व निकोबार में 4 राष्ट्रीय उद्यान है। अगर बात की जाए अंडमान निकोबार में कितने उद्यान है, तो 4 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें अंडमान हो गया, जिसमें महात्मा गांधी मरीन, माउंट हैरियट, रानी झांसी मरीन, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, ये सब है। ठीक है, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1979 में की गई थी और यह 85.47 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। अगर बात की जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण, तो है पोलैंड पर आक्रमण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। पोलैंड पर आक्रमण जो है द्वितीय विश्व युद्ध तत्कालीन कारण 1 सितंबर 1939 को, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर दिया गया था। इसी कारण ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया था।
तो किस बंगाली लेखक ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया था? तो वह है भूदेव मुखर्जी। ऑप्शन नंबर ए, भूदेव मुखर्जी जो है उसने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया था। इसके पॉइंट्स को देखेंगे कि भूदेव बनर्जी प्रसिद्ध शिक्षाविद और लेखक थे। बिहार के विद्यालयों में नागरी लिपि शुरू करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, बिहार में जो नागरी लिपि शुरू करने में किसका योगदान था? तो भूदेव मुखर्जी का। हिंदी और नागरी लिपि का प्रसार करने में उन्होंने 1893 में नागरी प्राचार्य सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो है केसरी नामक समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। देखिए, केसरी समाचार पत्र की स्थापना जो है वो 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई थी। अगर प्रश्न पूछा जाए कि केसरी समाचार पत्र की स्थापना कब हुई थी, तो 1881 ईस्वी में। और किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। केसरी अखबार मराठी में प्रकाशित होता था, जबकि मराठा अखबार जो इसे अंग्रेजी में प्रकाशित करता था। अगला प्रश्न देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश किस द्वारा नियुक्त होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश जो है वह महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से चयन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा सुरक्षा परिषद दोनों की स्वतंत्र एवं संयुक्त बहुमत से नियुक्त होते हैं। यह व्यवस्था 1945 में न्यायालय की स्थापना के समय लागू हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बने एकमात्र भारतीय कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनी एकमात्र भारतीय जो वो है विजयलक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर डी, विजयलक्ष्मी पंडित जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। देखिए, विजयलक्ष्मी पंडित जो है 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी थी। तो कब बनी थी? तो 1953 में। वह ये पद पाने वाली पहली और एकमात्र भारतीय तथा पहली महिला बनी थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि शास्त्रीय संगीत की सबसे ज़्यादा पुस्तकें किसके समय लिखी गई थी? तो शास्त्रीय संगीत की सबसे ज़्यादा पुस्तकें जो है वो औरंगजेब के समय लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो शास्त्रीय संगीत सबसे ज़्यादा पुस्तकें औरंगजेब के समय हुई थी, यद्यपि औरंगजेब ने संगीत पर रोक भी लगा दी थी। अगला प्रश्न है कि अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? तो अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, अमेरिका का संविधान जो है वो 17 सितंबर 1787 को अपनाया गया था। अगर बात की जाए कि अमेरिका का संविधान कब अपनाया गया था, तो 17 सितंबर 1787 को और 4 मार्च 1789 को लागू हुआ था। यह दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान है। अगर बात की जाए कि सबसे पुराना लिखित संविधान किसके पास है, तो वह है अमेरिका के पास। अगला प्रश्न को देखेंगे कि पोर्टो रिको ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो पोर्टो रिको ट्रेंच महासागर जो है वह किस महासागर में स्थित है? तो अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, अंटार्कटिक महासागर। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं कि पोर्टो रिको ट्रेंच अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। मरियाना ट्रेंच के बाद यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी गहरी ट्रेंच अथवा गर्त है। सब देखिए, दुनिया में सबसे गहरा जो है वह गर्त कहाँ स्थित है? तो वह है मरियाना ट्रेंच। ठीक है, और यह कहाँ स्थित? प्रशांत महासागर में स्थित है। और दूसरा की बात की जाए तो अंटार्कटिक महासागर में स्थित है, जिसे पोर्टो रिको ट्रेंच कहा जाता है। इसकी अधिकतम गहराई जो है 8648 मीटर है। अगला प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा डेमोक्रेटिक योजना की मुख्य विशेषता है? तो कौन सा डेमोक्रेटिक योजना की मुख्य विशेषता है? वह है प्रलोभन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, प्रलोभन। अगला प्रश्न को देखेंगे कि हैंग सेंग किस देश का शेयर बाजार है? तो हैंग सेंग जो है किस देश का शेयर बाजार है? तो वह है हांगकांग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, हांगकांग। अगला प्रश्न देखेंगे कि व्यापार और बैंकिंग क्षेत्र में CRAR क्या है? तो व्यापार और बैंकिंग क्षेत्र में जो है CRAR का मतलब होता है क्रेडिट टू रिस्क एसेट रेशियो। ठीक है, क्रेडिट टू रिस्क एसेट रेशियो CRAR का फुल फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कला घोड़ा नामक कला त्यौहार किस शहर से संबंधित है? तो कला घोड़ा नामक कला त्यौहार जो है वह मुंबई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, मुंबई। देखिए, कला घोड़ा मुंबई जो है एक कला त्यौहार है। 9 दिन का त्यौहार पूरे देश के साथ साथ दुनिया भर के हजारों आगंतुकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। ये जनवरी या फरवरी के महीने में मनाया जाता है। अगर बात की जाए कि कला घोड़ा जो है त्यौहार किस महीने में मनाई जाती है, तो जनवरी या फरवरी के महीने में मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुंभ मेला भारत में कैसे लगता है? कुंभ मेला जो है भारत में कैसे लगता है? तो यह 4 स्थानों में प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, 4 स्थानों में प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। ये कुंभ मेला भारत में जो है 4 स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। ये प्रयाग जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर पहला हो गया। दूसरा हो गया उज्जैन में जो मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के किनारे, ये दूसरा लगता है। तीसरा जो है नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे हो जाएगा। और चौथा हरिद्वार में, ठीक है, उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे। ये 4 बस मतलब 12 साल में लगता है, 12 वर्ष में लगता है 4 स्थानों पर। अगला प्रश्न देखेंगे कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के पहले स्पीकर जो है गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो लोकसभा के पहले स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय नहीं है? तो अगर बात की जाए संवैधानिक निकाय की,
तो वह है नीति आयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नीति आयोग जो संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि यह नीति आयोग भारत सरकार द्वारा बनाया जाता है। तो दोस्तों ये था आज की हमारी टॉप 125 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कितने प्रश्नों का आपने सही सही जवाब दिया है कमेंट बताइए। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो में नहीं है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।